A parallel plate condenser with air between the plates possesses the capacity of 10 raised power minus 12 farad. उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्लेट्स को दूर कर दिया और जो सेपरेशन, कितना सेपरेशन बढ़ा दिया, ओरिजिनल वैल्यू का डबल कर दिया सेपरेशन, और जो स्पेस था वो एक डाइलेक्ट्रिक से भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 था। तो नया कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं क्या होगा। ठीक है, अब जरा देखिए, पुराना कैपेसिटेंस मैंने माना कि ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी था और वो आपको दिया था 10 की पावर माइनस 12 फेरेड। अब नई सिचुएशन में क्या किया, डिस्टेंस उन्होंने कर दी डबल और डाइलेक्ट्रिक भर दिया 4 का, यानी नया कैपेसिटेंस हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर 2d, डिस्टेंस कर दी डबल और डाइलेक्ट्रिक भर दिया 4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो ये बनेगा नया कैपेसिटेंस, और यहाँ से साफ पता लग रहा है ये पुराने वाले का डबल है। तो जो नया कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 10 इज पावर माइनस 12 फेरेड। सो योर आंसर इज सी पार्ट। Three condensers, each of capacity C microfarad, are connected in series. An exactly similar set is connected in parallel to the first one. The effective capacitance of the combination is 4 microfarad. C की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो पहले डायग्राम समझिए कैसा है। तीन को हमने सीरीज में कनेक्ट किया और बिल्कुल वैसी एक और यूनिट बना के पहली वाली के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये है सिचुएशन। और नेट कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड है, तो सी पूछ रहे हैं, तो सी के टर्म्स में नेट निकालते हैं। तो ऊपर वाली ब्रांच का हो जाएगा C/3, इसी तरह से नीचे वाली ब्रांच का भी हो जाएगा C/3, और दोनों पैरेलल में है तो नेट हो जाएगा 2C/3, और ये 2C/3 है 4 माइक्रोफैरड। तो सी कितना हुआ, तो सी यहाँ से आया आपका 6 माइक्रोफैरड, यानी इंडिविजुअल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा 6 माइक्रोफैरड। तीन प्लेट्स का सेटअप है, तीनों का एरिया ए दिया है, सेपरेशन इनके बीच में डी है, और नेट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं। तो ये सिंपल है, इसमें अल्टरनेट प्लेट को पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट किया है। जैसे पहले वाली प्लेट को अगर मान लिया हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो दूसरी वाली प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट किया है, और तीसरी वाली प्लेट को फिर पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है। तो जब अल्टरनेट सेटअप होता है, मान लिया कई सारी प्लेट्स हैं और इनको अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे पहली प्लेट है, तीसरी प्लेट है, पाँचवीं प्लेट है, ठीक है, या और सातवीं प्लेट भी हो सकती है, तो इन सबको उठा के हमने एक टर्मिनल से कनेक्ट किया है, बाकी आपकी दूसरी प्लेट है और चौथी प्लेट है और छठी प्लेट है, इनको उठा के एक दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो जब अल्टरनेट कनेक्शंस होता है तो उसमें जितने भी कैपेसिटर बनते हैं इन प्लेट्स के बीच में वो सारे पैरेलल में अरेंज होते हैं। तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, तो जरा काउंटिंग करते हैं प्लेट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेट्स। 7 प्लेट्स में आपके 6 कैपेसिटर्स बनेंगे। एक कैपेसिटर ये है, एक ये है, एक ये है, टोटल 6 कैपेसिटर बनेंगे। तो अगर n प्लेट्स होंगी तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, n-1, और सबके सब अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा आपका n-1 टाइम्स c, और c होगा आपका a एप्सिलॉन नॉट ओवर d। ये जनरल कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे कितनी प्लेट्स हैं, 2 प्लेट्स हैं, 3 प्लेट्स हैं, 3 प्लेट्स हैं तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, 2। ठीक, सो योर आंसर इज 2 टाइम्स a एप्सिलॉन नॉट ओवर d। क्लियर। 8 drops of mercury of equal radii combine to form a big drop. The capacitance of the bigger drop compared to the each smaller drop. तो आप ये बताइए, अगर 8 छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं और उनको आपने कंबाइन किया है तो जो बड़ी वाली ड्रॉपलेट होगी उसकी रेडियस कितनी होगी। ये सेम साइज में नहीं दिख रही है लेकिन सबकी सब सेम साइज में है, तो इन सबको कंबाइन करके जो बड़ी ड्रॉप बनेगी उसकी रेडियस कितनी होगी। तो क्योंकि कैपेसिटेंस तो रेडियस पे डिपेंड करता है, अगर इन सब की रेडियस स्मॉल आर है तो हम लगाएंगे वॉल्यूम कंजर्वेशन। 8 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब जो होगा वो होगा आपका 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब के बराबर। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट, क्यूब रूट ले लेंगे तो कैपिटल आर जो आ रहा है वो 2 टाइम्स स्मॉल आर के बराबर आ रहा है, यानी बड़े वाले स्फीयर की जो रेडियस होगी वो छोटे वाले से डबल होगी। तो बड़े वाले का जो कैपेसिटेंस होगा वो भी डबल होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस तो सीधे सीधे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो रेडियस अगर डबल हो गई है तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा आपका, 2 टाइम्स हो जाएगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। इसमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैरड का, जब उसके बीच में एयर थी। अब आधा स्पेस जो है वो हमने प्लेट्स का आधा स्पेस जो है वो इस तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 से भर दिया है। तो अब कैपेसिटी पूछ रहे हैं, तो इसको ऐसे समझिए आप, ये मान लिया प्लेट्स हैं,
और आधा भरना है, तो आप कोई सा भी आधा रीजन भर सकते हो। तो मैंने किनारे वाला आधा ले लिया है। मैंने कहा ये जो आधा रीजन है ये हमने भर दिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि सिचुएशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली अब ये दो कैपेसिटर बन गए। एक कैपेसिटर तो ये बन गया जिसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है ये, और एक दूसरा कैपेसिटर एयर वाला बचा, और ये दोनों आपस में किस में कनेक्टेड हैं? पैरेलल में। ठीक, फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा प्लेट के एरिया का। इसका भी प्लेट का एरिया a/2 हो गया, इसके प्लेट का एरिया भी a/2 हो गया। डिस्टेंस तो यहाँ भी d है और यहाँ पे भी d है, बस यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है 4 का। तो जरा नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं, समझिए आराम से। जब एयर थी तब नेट कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड था, यानी A/0/d इसकी वैल्यू दी है 10 माइक्रोफैरड। अब आपको इसका निकालना है, जरा इसका देखते हैं कितना आएगा। तो एरिया तो हो गया a/2 ε0, और k है इसका 4 है, अपॉन डिस्टेंस तो d है, ये पहले का कैपेसिटेंस। दूसरे का कितना होगा? तो एरिया है a/2 ε0/d, और पैरेलल में है तो दोनों को उठा के सीधे सीधे हमने जोड़ दिया। तो ये कितना आने वाला है? इससे कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स 2 + ½ 2.5, यानी 5/2 टाइम्स A/0/d आ रहा है। A/0/d की वैल्यू थी 10 माइक्रोफैरड, तो ये आपका आ जाएगा 25 माइक्रोफैरड। क्लियर? सो योर आंसर इज ए पार्ट। A capacitor of capacity C is connected with battery of potential V. The distance between the plates is reduced to half, assuming that the battery remains the same. बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। द न्यू एनर्जी गिवन बाय द बैटरी, बैटरी कितनी और एनर्जी देगी वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जरा समझिए, अगर कैपेसिटेंस C था इसका और V वोल्ट की आपने बैटरी लगा रखी थी, ठीक, तो जो इनिशियल एनर्जी होगी इसकी वो होगी ½ CV²। क्लियर? फिर आपने क्या किया, इन दोनों प्लेट्स का सेपरेशन आधा कर दिया। सेपरेशन आधा करते ही कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा। तो नई सिचुएशन में जो कैपेसिटेंस है ये बदल के हो गया 2C। तो जो फाइनल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? ½ 2C टाइम्स V²। ठीक, क्लियर है? ठीक। तो कितना एनर्जी में इंक्रीमेंट कितना हुआ? कैपेसिटर की एनर्जी में इंक्रीमेंट कितना हुआ? तो ये बनेगा फाइनल माइनस इनिशियल। इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, सो इट इज ½ CV² आएगा। तो ये होगा इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक, और कैपेसिटर की एनर्जी में जितना इंक्रीमेंट होता है उसका डबल जो है वो बैटरी वर्क करती है, क्योंकि जब बैटरी चार्ज फ्लो कराती है तो इन वायर्स में हीट भी प्रोड्यूस होती है। जितना कैपेसिटर की एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है उसका डबल जो है वो वर्क डन बाई बैटरी होता है। तो वर्क डन बाई बैटरी जो होगा, या एनर्जी सप्लाइड बाई द बैटरी या वर्क डन बाई बैटरी, एक ही बात है इस बात को, तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, सो इट इज CV²। डी पार्ट, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। कैपेसिटर पे जितनी एनर्जी स्टोर होती है बैटरी हमेशा उसका डबल वर्क करती है। A parallel plate capacitor has a plate separation D and capacitance 25 microfarad. If a metallic foil of thickness 2/7 D is introduced between the plates, the capacitance would become, कितना हो जाएगा नया कैपेसिटेंस? पुराना कितना है? तो पुराना लिखते हैं हम A/0/d, ये दिया है आपको 25 माइक्रोफैरड। नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक की स्लैब या मेटल की स्लैब इंसर्ट करते हैं तो वो होता है फॉर्मूला A/0/d माइनस T प्लस T/K। ये नया कैपेसिटेंस, ये आपको फाइंड करना है। जरा देखते हैं क्या आने वाला है। A/0/d माइनस स्लैब की थिकनेस है 2/7d प्लस T/K करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/7d डिवाइडेड बाई K। अब ये मेटल की फॉइल आपने इंसर्ट करी और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फानाइट होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये जो बचा नया फाइनल कैपेसिटेंस वो बचा A/0/d माइनस 2/7 करेंगे तो 5/7d आ जाएगा। तो 5/7, 7 ऊपर पहुंच गया इंटू d। तो जो नया कैपेसिटेंस है वो पुराने वाले का 7/5 टाइम्स आ रहा है। ठीक, पुराना वाला था 25, तो नया हो जाएगा उसका 7/5 टाइम्स, सो इट इज 35 माइक्रोफैरड। योर आंसर इज बी पार्ट।
द कैपेसिटी एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद एयर बिटवीन इट्स प्लेट्स आर रिस्पेक्टिवली सी नॉट एंड डब्ल्यू नॉट। ठीक, कैपेसिटी है सी नॉट और जो एनर्जी है वो डब्ल्यू नॉट है, बीच में क्या है एयर। अब एयर की जगह हटा के डाइलेक्ट्रिक भर दिया और कैपेसिटी एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहे हैं, और ये नहीं बता रहे हैं कि बैटरी लगी है कि बैटरी नहीं लगी है। ठीक, तो हम दोनों चीज़ें समझेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों से अलग अलग आंसर आते हैं। एक बात तो पक्का है कि 5 का डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 के बराबर अगर आपने मीडियम भर दिया है तो कैपेसिटेंस तो 5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये आंसर बनेगा नहीं और ये आंसर बनेगा नहीं। कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। ठीक, अब एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो समझते हैं। अगर बैटरी हटा के रखी हुई है तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे हम Q²/2C, क्योंकि बैटरी अगर आपने हटा दी तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो Q²/2C फॉर्मूला ठीक है। और कैपेसिटेंस अगर 5 गुना हो गया तो एनर्जी 1/5 टाइम्स हो जाएगी, तो ये वाला आंसर सही हो सकता है। और अगर आपने बैटरी कनेक्ट करके रखी हुई है तो जो एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे वो हम लगाएंगे 12CV², क्योंकि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो कैपेसिटेंस अगर 5 गुना हो जाएगा तो एनर्जी भी 5 गुना हो जाएगी, तो आंसर ये वाला बनेगा। तो इसमें दोनों ही आंसर सही हैं और दोनों ही मैच कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर ही नहीं है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसमें बैटरी लगी है कि नहीं लगी। अब कुछ मेंशन नहीं है तो हम हटा के मानते हैं, फिर जब हटा के मानेंगे तो आंसर क्या मानेंगे? फिर बी पार्ट। ठीक है, कैपेसिटी एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज पैरेलल प्लेट कंडेंसर, पहले से चार्ज है, ठीक है, फिर बैटरी यहाँ कुछ नहीं होगी। सो मोस्ट प्रोबेबल आंसर इज बी पार्ट। एक स्लैब है कॉपर की जिसकी थिकनेस बी है, उसको हमने इंसर्ट कर दिया है, दिख ही रहा है आपको। और रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर आफ्टर एंड बिफोर, तो आफ्टर इंसर्टिंग कैपेसिटेंस कितना होगा? तो वो हो जाएगा A∈0/D प्लस B/K। के होगा इसका इन्फिनाइट, क्योंकि ये कॉपर की मेटल की स्लैब है। तो ये आपका आ जाएगा A∈0/D - B खुद D/2 के बराबर है, B जो है वो खुद D/2 के बराबर है, तो D - D/2 बचेगा, तो D नीचे और 2 ऊपर। ये है आफ्टर फाइनल कैपेसिटेंस। इनिशियल कितना होगा? जब आपने स्लैब नहीं डाली हो तो ये सिंपली A∈0/D होगा। अब यहाँ पे साफ पता लग रहा है स्लैब डालने से जो फाइनल कैपेसिटेंस है वो डबल हो गया इनिशियल का। सो योर आंसर इज बी पार्ट। एक चार्ज कैपेसिटर है, उसको डाइलेक्ट्रिक K = 3 से भर दिया गया है। चार्ज उस पर Q0 है, पोटेंशियल उसके अक्रॉस V0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है। अगर डाइलेक्ट्रिक को हम रिप्लेस करके दूसरा डाइलेक्ट्रिक डालें 9 वाला, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो 9, तो नई वैल्यू क्या होगी? ठीक, अब ये भी वही मानेंगे कि चार्ज कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस बैटरी अब हमने हटा दी है। बैटरी हटा दी है तो क्या फर्क पड़ जाएगा वो आप समझिए। तो बैटरी हटाने से क्या होता है कि अब आप डाइलेक्ट्रिक बदलते रहो, चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी चार्ज आपका सेम रहेगा। यानी पहले चार्ज अगर Q0 था तो बाद में भी क्या रहेगा? Q0, यानी ए पार्ट तो आंसर बन नहीं सकता। अच्छा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, तो पहले डाइलेक्ट्रिक 3 का था अब 9 का है, तो ये 3 गुना हो गया, इसका मतलब कैपेसिटेंस 3 गुना हो जाएगा। पहले अगर C0 होगा तो अब कितना हो जाएगा? 3C0। क्लियर? अब हम पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = Q/C। चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस 3 गुना हो रहा है तो पोटेंशियल 1/3 हो जाएगा, तो नया पोटेंशियल होगा V0/3। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम यूज करेंगे Q/A∈0। ठीक, चार्ज आपका सेम है और एप्सिलॉन K यहाँ पे लिखा जाएगा। पहले में K ये 3 था, दूसरे में K ये 9 हो गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 3 टाइम्स बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/3 टाइम्स हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा? E0/3। या आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हो V/D। तो पोटेंशियल अगर आपका 1/3 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका कितना हो जाएगा? 1/3। सो योर आंसर इज डी पार्ट। इन द एडजॉइनिंग फिगर 4 कैपेसिटर हैं, एक है 20 माइक्रोफैरड, ये 4 और 4 माइक्रोफैरड के हैं और ये 12 माइक्रोफैरड का। अब पूछ रहे हैं चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफैरड, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। तो ये 4 और 4 कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। ठीक, जरा समझिए क्या है, इसको हम ऐसा बना सकते हैं, एक कैपेसिटर है 20 माइक्रोफैरड का, ये 4 और 4 मिलके कितना हो जाएंगे? 8, इसको 8 माइक्रोफैरड लिखते हैं। और अगला वाला जो है वो 12 माइक्रोफैरड का है। और नेट पोटेंशियल आपने कितना लगाया है? 300 वोल्ट की सप्लाई लगाई है।
तो सबसे पहले मुझे ये फाइंड करना है कि इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इस 4 के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस 4 के अबाउट होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इस 4 के अबाउट होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस इस 8 के बराबर हो जाएगा। वही पोटेंशियल डिफरेंस इस 8 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस होगा, जो इस 4 के अक्रॉस वही 4 के अक्रॉस, क्योंकि दोनों पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, और 4 का नेट कैपेसिटेंस हो गया 8, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस इस 8 के अक्रॉस होगा। तो सबसे पहले मैं पोटेंशियल निकालूंगा, ठीक, कैसे निकालूंगा वो समझिए। सीरीज में ये तीनों के तीनों आपस में सीरीज में, तो सीरीज में चार्ज सेम होता है। चार्ज अगर सेम है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q/C। चार्ज अगर सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में जाएगा। यानी अगर इसके अबाउट पोटेंशियल V1 है, इसके अबाउट V2 है, इसके अबाउट V3 है, तो इनका जो रेशियो होगा V1:V2:V3, दैट विल बी 1/20:1/8:1/12। अब इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करना है तो ऐसा करते हैं, इसमें इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो इनका एलसीएम कितना आने वाला है, तो मेरे हिसाब से क्या 120 से बात बन जाएगी, बन जाएगी। 120 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 120 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6, ये आ जाएगा आपका 15, और ये आ जाएगा आपका 10। ये पोटेंशियल का रेशियो, टोटल पोटेंशियल है 300। और मुझे तो बीच वाला चाहिए, मुझे चाहिए कि यहाँ पे इसके अक्रॉस कितना होगा, ठीक। तो इसके अक्रॉस जो होगा वो हो जाएगा, बीच वाले के अक्रॉस वो हो जाएगा 15 अपॉन तीनों का सम हो गया 31 इंटू 300 वोल्ट। तो ये लगभग 150 वोल्ट से थोड़ा सा कम आएगा, तो 150 वोल्ट से थोड़ा सा कम, एक ही आंसर है 145 वोल्ट। तो दूसरा वाला कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको डी आंसर मिल जाएगा, ठीक। करना चाहो तो कैलकुलेट कर भी सकते हो। पोटेंशियल तो आपने निकाल लिया 145 वोल्ट अप्रोक्सीमेट, तो 145 वोल्ट पोटेंशियल है और 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस है, तो चार्ज कितना आएगा, Q=CV। तो 145 × 4, तो ये लगभग आपका 580 माइक्रो कूलाम के बराबर चार्ज आ जाएगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट। क्लियर।